हाँ भाई बच्चों, ऑडियो और वीडियो क्लियर है। ऑडियो और वीडियो क्लियर है सबको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चों, तो जल्दी से सब लोग तैयार हो। ठीक है। हम्म हम्म लाइफ कैसी चल रही है भाई बच्चों? लाइफ कैसी चल रही है? पढ़ाई लिखाई सही चल रही है कि नहीं चल रही है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बताओ। हम्म सोल्यूशन की डीपीपी अपलोड हो गई है बेटा। कल रात में अपलोड हो गई है, 5-6 बजे। हम्म ओके, हो गई हैं बच्चे। 1 मिनट रुको, मैं अभी देख लेता हूँ। मैंने कल शाम को फिर फ़ोन किया था कि भाई डीपीपी अपलोड कर दो। हम्म। हाँ यार, सही कह रहे हो। केमिकल काइनेटिक्स का अपलोड है, मगर लिक्विड सोल्यूशन का अपलोड नहीं है। एक मिनट, बोलता हूँ यार। हाँ बच्चों, मैसेज फिर डाल दिया है। ठीक है। हम्म डाल दिया है। आज शाम तक जरूर अपलोड हो जाएंगी। आज टेंशन ना लो, आज मैं उनको ठीक कर दूंगा यदि अपलोड ना हो। हम्म हाँ बच्चों, तो आप लोग रेडी हो? आप लोग रेडी हो सारे लोग? तो देखो, आज हम लोग क्या करेंगे।
हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है वो इस हफ्ते खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज ही, या तो आज खत्म हो जाएगा या कल खत्म हो जाएगा। वैसे आज ही खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत रह जाएगा वो कल जाएगा, नहीं तो आज ही खत्म हो जाएगा, है ना। आज ही खत्म हो जाएगा, जो बचेगा वो कल जाएगा, यदि बचा तो, यदि बचा तो वो कल जाएगा, नहीं तो आज खत्म हो जाएगा हमारा पूरा केमिकल काइनेटिक्स। तो चलो एक बार जरा हम लोग चीजों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स की सभी तरह की डीपीपी अपलोड है। केमिकल काइनेटिक्स के वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा किस दिन, मैं बता देता हूं। केमिकल काइनेटिक्स के वीडियो सॉल्यूशन आपको सैटरडे नाइट तक अपलोड मिल जाएंगे, या तो सैटरडे नाइट को अपलोड मिल जाएंगे, ठीक है, हाँ सैटरडे नाइट तक अपलोड करा दूंगा केमिकल काइनेटिक्स के वीडियो सॉल्यूशन भी, ठीक है। चलो अब आप लोग जल्दी से आ जाओ सभी लोग, और एक बात और ध्यान रखिएगा, कब अभी क्या करो, अभी जो भी चैप्टर पढ़ो अच्छे से कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, आराम आराम पढ़ो, और उसमें नॉलेज लेते जाओ। मतलब ऐसा ना हो कि अफरा तफरी में पढ़ो, अफरा तफरी में मत पढ़िए। दूसरा, जो भी करें उसको, यदि तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये सब टॉपिक तुम्हें थोड़ा कम समझ में आया है, तो उसको एक बार और अच्छे से रिवाइज करो, एक बार और अच्छे से लेक्चर देखो, ठीक है। किसी बुक से उसको थोड़ा सा रीड कर लो, उसके 10-12 क्वेश्चन और लगा लो, मगर हर सब टॉपिक को पक्का करते हुए चलो। मैं ये कह रहा हूं हर सब टॉपिक को अच्छे से पक्का करते हुए चलो, क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी बहुत टाइम है, लास्ट में फिर तुम नहीं कर पाओगे। तो ये मत देखो कि नहीं यार ये चैप्टर हो गया, इसमें हमें सो आता है। मतलब इफिशियंसी 90% से ऊपर लेके चलो अभी शुरुआत में अच्छे से। हाँ, टेस्ट का सिलेबस, टेस्ट में बेटा, आपके टेस्ट में पूरा लिक्विड सोल्यूशन आ रहा होगा, आपके टेस्ट में पूरा लिक्विड सोल्यूशन आ रहा होगा, पूरा लिक्विड सोल्यूशन आ रहा होगा। आपका टेस्ट कंप्लीट लिक्विड सोल्यूशन का है, कंप्लीट लिक्विड सोल्यूशन आ रहा होगा टेस्ट के सिलेबस में। टेस्ट का सिलेबस ही होगा कंप्लीट लिक्विड सोल्यूशन। क्लियर? चलो अब आप टीएसडी के लिए तैयार हो जाओ, सभी बच्चे टीएसडी के लिए तैयार हो जाएं। सभी बच्चे टीएसडी के लिए तैयार हो जाएं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टीएसडी नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो करिए, टीएसडी नंबर 1 बताइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आज 3 टीएसडी दूंगा, आज 3 टीएसडी हम लोग देंगे। आप करो, मैं पानी की बोतल लेके आता हूं। हाँ भाई बताओ, बताइए। तो देखो, द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाई rate equal to k a की पावर n b की पावर m on doubling the concentration of a having the concentration of b the rate of the ratio of new rate to the real rate of the reaction become। तो सिंपल सी बात है, पहले रेट कितना था ये,
पहले रेट इतना था, अब नया रेट क्या आया, ए के कंसंट्रेशन को डबल किया गया और बी के कंसंट्रेशन को आधा किया गया। ये देखो, तो ये एक ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कि ए की पावर एन। अब इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, ए की पावर एन बी की पावर एम। इसको ऊपर ले गया तो 2 की पावर माइनस एम आ जाएगा, 2 की पावर माइनस एम, 2 की पावर प्लस एन, तो ये एक साथ आ गया। और ये क्या आ गया, ओल्ड रेट। तो नया रेट क्या आया, 2 की पावर एन माइनस एम। रेशियो पूछ रहा है ना, द रेशियो ऑफ न्यू रेट अपॉन, तो ओल्ड रेट न्यू रेट के नीचे चला गया, तो न्यू रेट अपॉन ओल्ड रेट 2 की पावर, ये देखो ये आंसर आया। क्लियर है? ये लो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को करिए, टीएसडी नंबर 2। अब टीएसडी नंबर 2 करें, जल्दी करिए, चश्मा कहां है। हाँ भाई, फॉर ए रिएक्शन ए इक्वल टू बी, एक्चुअली में चश्मा भूल गया था, log 10 के इक्वल टू 14 माइनस 1.25 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन टी, द आर्हीनियस पैरामीटर ए एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। देखो, तो इसका कंपेयर किससे करोगे, लॉग वाली इक्वेशन से करोगे, तो log के इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.3032 आर 1 अपॉन टी प्लस लॉग ए, ये हमारी इक्वेशन होती है। अब इससे आप कंपेयर करो, तो देखो ये ए लिखा है, इन्होंने क्या है आपको परेशान करने के लिए ये वाली वैल्यू पीछे लिखनी चाहिए थी, इसको आगे लिख दी, जैसे कंफ्यूज हो परेशान हो।
तो log a की वैल्यू है 14, तो a इक्वल टू आ गया 10 की पावर 14। तो 10 की पावर 14 इसमें है, इसमें है, इसमें है कि नहीं? तो इसका मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है। अब कंपेयर करो इसका, तो -EA अपॉन 2.3032R इक्वल टू -1.25 इंटू 10 रेस्ट की पावर 4। माइनस से माइनस कट गया, तो EA इक्वल टू आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, 1.25 2.3032 R इंटू 10 की पावर 4। ये देखिए, अब देखो इसकी यूनिट क्या है, किलो। अरे यार, क्वेश्चन काफी टफ है, जानते हो क्यों? यूनिट किलो जूल भी है, कैलोरी भी है, दोनों में बनाना पड़ेगा। यहां किलो जूल है, यहां कैलोरी है, यहां किलो जूल है, यहां कैलोरी है। तो पहले मैं जूल में बना लेता हूं। तो जब आर की यूनिट आप जूल में रखते हो तो देखो क्या आता है, तो जूल में इसकी वैल्यू होती है 8.314 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 4 किलो जूल। क्यों? क्योंकि किलो जूल यूनिट है। तो इस बार मैंने बनाया इसको, उसने क्या किया, यूनिट में भी फंसाया है किलो जूल में। तो देखो 1.25 2.3032 8.314 बराबर, अब ये आ रहा है 239.36 किलो जूल। अब 239.36 किलो जूल कहीं आंसर है? देखो 239.36 किलो जूल ये है, तो ये मैच कर गया, ए मैच कर गया हमारा आंसर। तो आंसर क्या आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? फर्स्ट। चलो आप कह रहे हो तो एक और टीएसडी, इस टीएसडी को करो, एक और, आज 3 लेंगे, आज 3 टीएसडी है। द रेट कांस्टेंट K1 and K2 of two reaction are in a ratio 2:1. The corresponding energies of activation of two reaction will be related by assuming all other constant are same. बताइए, आंसर बताओ भाई सब लोग इसका। वो कह रहा है 2 रिएक्शन है, ठीक है, जिनके K1 और K2 का रेशियो ये है, तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी का रेशियो बताओ यदि बाकी पैरामीटर क्या है, सेम है। यदि बाकी पैरामीटर क्या है, सेम है। वॉइस क्रैक कर रही है क्या? क्यों बच्चों, वॉइस क्रैक कर रही है? ओके अब चेक करिए, अब देखो बच्चों, हमारे पास के की इक्वेशन है क्या? यदि आप देखो तो के इक्वल टू ये है, ए ई की पावर -EA अपॉन RT। हमारे पास ये इक्वेशन है। अब K2 एक को K1 मान लिया, तो इसको E1 कर दिया। अब आपने इसको K2 कहा, तो ये E2 हो गया RT। इसको आपने E1 कह दिया था, ऐसे। अब रेशियो किसका दिया है? द रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 ऑफ टू रिएक्शन आर इन रेशियो 2:1। K1 अपॉन
रेशियो दिया है तो आपने K1/K2 का रेशियो बना दिया, डिवाइड कर दिया, ये कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ई की पावर ये ऊपर चला गया, तो आपका क्या है, RT कॉमन हो गया, RT यहां पर भी है, RT यहां पर भी है, E2 माइनस E1, ये देखो E2 माइनस E1 ये है। अब आप लॉग ले तो लॉग L ले लो, है ना, ln K1/K2 E2 माइनस E1 अपॉन RT, ये आया। इसका मतलब गौर से देखो, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो, यदि ये रेशियो 1 से बड़ा है तो इस रेशियो भी, गौर से देखो, K1/K2 की वैल्यू 1 से बड़ी है भाई, ये जो है ln K1/K2 की वैल्यू ये है, ये देखो आप वैल्यू डाल दो, ये देखिए अब ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। चलो इसको और थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, आपके लिए मैं थोड़ा और सॉल्व कर देता हूं, ये देखिए, ये देखो अब ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब E2 से E1 को माइनस किया है तो पॉजिटिव वैल्यू आई है, E2 से E1 को माइनस किया है तो पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब आपका जो E2 है वो बड़ा है E1 से, इसका मतलब आपका जो E2 है वो बड़ा है E1 से, और E2 सिर्फ इसमें बड़ा है, बाकी सब में E2 छोटा है। देखो या तो E2 इसमें बड़ा है या इसमें बड़ा है आप चेक कर लीजिए, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी, आंसर क्या होगा बी, है ना। जो भी क्वेश्चन थे आज आज तीनों के तीनों क्वेश्चन धमाकेदार थे, तीनों के तीनों क्वेश्चन धमाकेदार थे। अब बताओ भाई, तीन में से तीन कौन है जो सही कर पाया है, तीन में से तीन कौन है जो सही कर पाया है, बताओ सब लोग। डी बेटा इसलिए नहीं है, डी इसलिए नहीं है कि ये बराबर नहीं होगा, आर और टी की वैल्यू रखने पर ये इक्वल दुगना नहीं आएगा, शॉकिंग रिजल्ट कह रहा मेरे तीन में से तीन सही है, ओके। विवेक भी कह रहा है तीन में से तीन सही है, ऋषि तीन में से तीन सही है, ओके। हाँ चंदन 0 सही है। चंदन बेटा तुम कहाँ पाए जाते हो, चंदन तुम पाए कहाँ जाते हो, हर्ष 2, ठीक है 3 2 3 2 इस तरह से, गुड। चलो अब आप लोगों ने ये काम निपटा लिया है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना सारे अच्छे क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करते हैं अगली हेडिंग की। देखो मैंने आपको आर्हेनियस इक्वेशन पूरी पढ़ा दी थी, अब उससे बची हुई चीजें मतलब आगे की चीजें, अब देखो उसमें क्या क्या है। तो पहला पॉइंट टेम्परेचर कॉफिशिएंट, हम लोगों को टेम्परेचर कॉफिशिएंट पढ़ाना था, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अब देखो टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको जरा समझो। ये देखिए अब टेम्परेचर कॉफिशिएंट की बात करता हूं, क्लियर है, यस। अच्छा ध्यान दीजिए, अब टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या बताता है, आपने बताया कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, बात भी बिल्कुल सही बात है। कितना बढ़ेगा उसके लिए फार्मूला भी बता दिया कि भाई इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। अच्छा एक बच्चे कह रहा है कॉफिशिएंट की स्पेलिंग गलत है, एक मिनट, अच्छा यहां पे गड़बड़ है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट, आवाज क्रैक हो रही है क्या,
आवाज में कोई प्रॉब्लम है? आवाज में कोई प्रॉब्लम है बच्चों? नहीं, परफेक्ट है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो बस ठीक है। अब देखो, टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या बताता है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट ये बताता है कि यदि आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेट कितना चेंज होगा, इस बात को बताता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या बताता है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट ये बताता है कि 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने पर रेट कितना चेंज होगा। रेट कितना चेंज होगा मतलब टेम्परेचर कॉफिशिएंट ये बताता है रेट ऑफ रिएक्शन एट टी केल्विन, टी प्लस 10 केल्विन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिएक्शन एट टी केल्विन टेम्परेचर। मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने पर रेट कितना चेंज होगा उसके रेशियो को बता रहा है ना। ये बताता है कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना रेट चेंज होगा। आप रेट को किससे रिप्रेजेंट करते हो? के से। तो के टी प्लस 10 अपॉन के टी, के टी प्लस 10 अपॉन के टी, ये इसका फार्मूला होगा। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या बताता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने पर रेट कितना चेंज होगा। हाउ मेनी टाइम्स रेट चेंज व्हेन 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज। और मैथमेटिकली इसका फार्मूला क्या है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन एट टी प्लस 10 केल्विन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन एट टी केल्विन टेम्परेचर, या टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 केल्विन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट एट टी केल्विन टेम्परेचर। तो हम क्या लिखेंगे? देखो डिफिनीशन क्या लिखेंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट is equal to rate constant ratio at T plus 10 Kelvin and T Kelvin temperature। ये देखो, टेम्परेचर कॉफिशिएंट इक्वल होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट इक्वल होता है रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 केल्विन टेम्परेचर अपॉन टी केल्विन टेम्परेचर। अच्छा, दोनों सेम चीज है तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। दोनों भाई देखो, रेट अपॉन रेट यूनिट कट गई, के अपॉन के यूनिट कट गई, तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। अब फॉर एग्जांपल समझो किसी रिएक्शन का टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2 है तो ये क्या बता रहा है? किसी रिएक्शन का टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2 है तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है रेट R2 अपॉन R1 इक्वल टू 2 या फिर K2 अपॉन K1 इक्वल टू 2, या फिर लैंग्वेज में क्या बता रहा है? लैंग्वेज में बता रहा है जब आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। ये देखो, तो ये बता रहा है
यदि कोई पूछता है कि किसी का टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2 है, तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि तुमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। और ये होता क्या है? रेट का रेशियो या के का रेशियो। तो जब आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। ये बताता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट यदि आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से चलकर, गौर से देखो, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हो तो रेट कितना डबल हो जाएगा? रेट कितने गुना हो जाएगा? तो हर 10 डिग्री पे डबल हो रहा है। तो 10 से 20 जाओगे, 20 से 30 जाओगे, 30 से 40 जाओगे, तो पहले यहां पर डबल हुआ, 10 से 20 जाने पे डबल हुआ, फिर 20 से 30 जाने पे डबल हुआ। भाई जितना यहां पे होगा उसका डबल होगा। 10 पे जितना है, सपोज करो आर है, तो उसका डबल हो गया यहां पे 2r। अब यहां पर जितना है उसका डबल हो गया यहां पे 4r। अब यहां पर जितना है उसका डबल हो जाएगा यहां पे, तो यहां पे क्या हो गया 8r। ये देखो, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। तो हर 10 डिग्री पर डबल हो रहा होगा। तो अब टेम्परेचर कॉफिशिएंट को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूं। तो जब आप इसकी वैल्यू डाल दोगे तो देखो ये इक्वेशन, सॉरी, जब आप इसकी वैल्यू डाल दोगे तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी? देखिए सारे बच्चे, ये देखो, हमारा फार्मूला है के टी प्लस 10 अपॉन के टी, के टी प्लस 10 अपॉन के टी। तो के टी प्लस 10 को आपने क्या मान लिया? के टी प्लस 10 को आपने क्या मान लिया? के टू। और इसको मान लिया सपोज करो K1, इसको माना K2, इसको माना K1। तो अब आप इनकी वैल्यू रखो। देखो, तो इसकी वैल्यू आपने रखी a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। टी की वैल्यू क्या है? t प्लस 10। इसकी वैल्यू रखो a e की पावर आर टी। अब आप चेक करो, टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं मगर ए की वैल्यू चेंज नहीं हुई, ना एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू चेंज हुई। जबकि मैंने स्टेटमेंट लिखा रखा है ए और एक्टिवेशन एनर्जी थ्योरेटिकली टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, मगर टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है? टी से टी प्लस 10, मगर ए की वैल्यू में देखो आपने चेंज किया नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू में चेंज किया नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाया था कि टेम्परेचर बहुत बड़े लार्ज स्केल में चेंज करने पर ए और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू में माइन्यूट चेंज होता है। इसलिए क्वेश्चन करते समय, प्रूफमेंट करते समय हम लगभग कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो इसीलिए देखो ये कांस्टेंट मान रखा है, ये कट गया। अब यार इसको ऊपर ले जाओ, तो जब ऊपर ले जाओ तो देखो क्या बना, ये आया ई, तो ये प्लस का हो जाएगा, ई ए अपॉन आर टी प्लस का हो गया, और ये कितना है? माइनस का, टी प्लस 10। तो अब हम एलसीएम ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, ई ए अपॉन आर कॉमन ले लिया, ये देखो, तो ये क्या बना? ये बना, ये देखो, ये देखो। अब ln ले लो, तो ये ln ये आ गया, और ये क्या आ गया? ये आ गया, ये देखो, ये देखिए ऐसे है। तो क्या आ गया? ln टेम्परेचर कॉफिशिएंट इक्वल टू ई ए अपॉन आर 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 10। अब जरा गौर से मेरी बात समझिएगा। कोई बच्चा कहता है कि क्या सर एक नया फार्मूला याद रखना पड़ेगा? नहीं यार,
ये तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है। आपको कोई नया फार्मूला नहीं याद रखना है। आपको ये वाला फार्मूला याद था, देखो आपको ये मैंने कल पढ़ाया था, ध्यान है सबको? ये देखिए कल मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये देखो यही फार्मूला ये है। कैसे मैं बता देता हूं भाई। टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता क्या है? यही तो होता है K2 अपॉन K1। बस K1 और K2 के बीच का रिलेशन फिक्स है कि जो K2 होगा वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड आगे वाला होगा। वैसे इन जनरल K2 किस टेम्परेचर का है पता नहीं है, मगर अब K1 और K2 पता है कि यदि K1 T टेम्परेचर का है तो K2 जो होगा T+10 टेम्परेचर का होगा। बस अब हमें पता है, पहले क्या था हम कहते थे T1 टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट K1 है, T2 टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट K2 है, और T1 कुछ भी हो सकता है, T2 कुछ भी हो सकता है, और उनके बीच में 10 का डिफरेंस भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है। हम कह रहे हैं कि उनके बीच में हमेशा 10 का डिफरेंस होगा। बस तो आप इसी फार्मूले में डाल दो भाई। इस रेशियो को आपने क्या किया, देखो इस रेशियो को आपने लिख दिया टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये आ गया ये। जब तुमने इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट लिख दिया तो T1 की वैल्यू क्या हो गई? T डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 की वैल्यू क्या हो गई? T+10। तो 1 अपॉन T1, T1 की जगह T, और 1 अपॉन T2, T2 की जगह T+10। देखो सेम आ गया, देखिए सेम आ गया। तो दो फार्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है भाई। मेरा काम सब कुछ पढ़ाना है, समझाना है, फिर लास्ट में कंक्लूजन निकालना है। लास्ट में कंक्लूजन निकालना है, पहले सारा अच्छे से डिटेल में पढ़ाना है, फिर लास्ट में कंक्लूजन निकाल के दिमाग में सेट करना है। क्योंकि दिमाग में डिटेल तो सेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, जियोलॉजी भी है, बॉटनी भी है, ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक भी है, इलू टीलू भी है, घर के सारे काम भी है, और भी सारी तुम्हारी मस्ती है। तो हमें कंक्लूजन सेट करना है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि जो फार्मूला आप पहले से जानते थे वही फार्मूला याद रखो, उसको कन्वर्ट कैसे करना है। ये जो K2 अपॉन K1 है यही टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। बस T1 की वैल्यू T होगी तो T2 की वैल्यू T+10 होगी, बस इतना है। T1 की वैल्यू T है तो T2 की वैल्यू T+10 होगी। मतलब T2 की वैल्यू फिक्स करनी है कि जो T1 की वैल्यू है उसमें 10 जोड़ के लिखना है, 10 जोड़ के लिखना है, ठीक है, 10 जोड़ के लिखना है। अब बच्चों ने कहा कि सर आप ये बताओ क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, हम निकाल कैसे कैसे सकते हैं। तो मैंने कहा ये भी बात सही है भाई, ये भी बात सही है कि हम कैसे क्वेश्चन को निकालेंगे। तो देखो जरा कैसे क्वेश्चन को निकालोगे आप, ठीक है, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं बिना पेन चलाए। देखो क्वेश्चन क्या है। इन ए रेशियो, इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट इज डबल। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट डबल हो रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू ये है, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस 10 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना हो जाएगा यदि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट डबल होता है। अब बताओ हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट डबल होता है तो कितने गुना हो जाएगा। तो देखो एक तो सिंपल है कि किसी को कुछ नहीं आता है, मान लो किसी को कुछ नहीं आता है तो वो तो सिंपल सा कंसेप्ट लगाए जो उसको पढ़ाया गया है, क्या कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो देखो अब हम कर रहे हैं, मान लो यहां पर रेट आर था तो यहां पे क्या हो जाएगा, डबल 2R। यहां पे क्या हो गया, डबल, जो यहां पे है उसका डबल 4R, इसका डबल 8R, इसका डबल 16R,
इसका डबल बताना जरा बच्चों 32R, इसका डबल 32 64R, इसका डबल 128R, इसका डबल 200 देखो 256R, इसका डबल 512R। ये देखो तो आंसर क्या होगा 512 टाइम बढ़ गया, 512 टाइम बढ़ गया। अच्छा जिसको ये ना समझ में आए तो उसके लिए एक और तरीका है, मैं अभी कॉन्सेप्ट भी आपके बिल्डअप कर रहा हूं। ये क्या है, ये क्या है 2R, ये क्या है 2 की पावर 2R। अब बस एक पावर बढ़ती जाएगी क्योंकि डबल कर रहे हो ना, ये 3R सॉरी 2 की पावर बस एक पावर बढ़ाते जाओ। ये देखो आप पावर बढ़ाते जा रहे हो, ये देखिए आप एक पावर बढ़ा रहे हो, ये देखो क्यों बार बार 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर बढ़ रही है, मतलब 2 की पावर 9। अब बताओ 100 और 10 के बीच में गैप कितना है, 100 और 10 के बीच में गैप कितना है 90 का, मतलब 9 टाइम्स बढ़ा है ना। 100 और 10 के बीच में गैप कितना है देखो 90 का, मतलब 9 टाइम्स आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है। 90 का गैप है मतलब 9 टाइम्स आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है, 10 10 करके 9 टाइम्स बढ़ाया है। तो बस उतनी ही पावर लगा दिया करो, 2 की पावर 9 कर दो। आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो, जैसे इस चीज को डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप देख लो गैप कितना है। जैसे किसी ने कहा कि भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेट है तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर बताओ, तो गैप कितना है 20 का गैप है, इसका मतलब 2 की पावर 2R। यदि टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2 दिया है तो, यदि टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2 दिया है तो, क्योंकि गैप कितना है 20, 20 का मतलब 2 बार 10 चले हैं। अब मान लो कोई कहता है कि नहीं यार अभी मेरा टेम्परेचर 13 है, ठीक है, फिर ये 130 हो जाता है। अब बताओ रेट क्या होगा, तो गैप कितना है, रुक जाओ 13 नहीं 10 है, अब ये 30 हो जाता है। गैप कितना है, गैप है 120, मतलब 12 बार चढ़ा है, तो रेट कितना हो जाएगा, ये देखो ऐसे हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा ऐसे। जिसको ये बात ना समझ में आए तो कोई भी बच्चा परेशान ना हो, ऐसे भी कर सकते हो। इसीलिए मैं 2-3 कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम फास्ट एग्जाम है, यदि टाइम बचेगा तो कहीं हम टाइम लगा पाएंगे, मगर मान लो ये आप कम समझ पाओ तो आप ये लगा लो, आप ये लगा लो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, देखो मैंने आपसे क्वेश्चन दिया, ठीक है, गौर समझिएगा, ठीक है, एवरी 10 डिग्री rise in temperature rate of reaction is ट्रिपल। 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ट्रिपल हो जाता है, ट्रिपल। देन फाइंड देन हाउ मैनी टाइम्स rate increases when temperature rise 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड। ए 4 टाइम्स, ठीक है, 9 टाइम्स, 27 टाइम्स, ठीक है, 81 टाइम्स, 16 टाइम्स। बताओ क्या आंसर होगा। तो अब आपको क्या करना है,
गैप देखना है। अब देखो दो तरीके हैं। मेथड नंबर 1, बिना पेन चलाए क्वेश्चन कर देना। गैप कितना है? 40। मतलब रेट क्या हुआ है? ये हुआ है भाई। टेम्परेचर कॉफिशिएंट इस बार 3 है, 2 नहीं है। देखो हर 10 डिग्री पर रेट क्या हो रहा है? ट्रिपल हो रहा है। तो कितने 10 डिग्री चले हैं? 4। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट की पावर डिफरेंस, ये देखो, है ना। टेम्परेचर कॉफिशिएंट की पावर डिफरेंस, ये देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 3 3 3 3 9 27 81। आगे 9 27 81। मान लो किसी को ये नहीं आता है तो ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। 15 डिग्री पर रेट आर था, तो अब 10 डिग्री बढ़ाया, 25 पर क्या होगा? 3R होगा। क्यों? टेम्परेचर कॉफिशिएंट ट्रिपल है ना, हर 10 डिग्री पर 3 गुना। 35 पर क्या होगा? 9R होगा। 45 पर क्या होगा? फिर 3 का मल्टीप्लाई हो गया, 27R होगा। 55 पर क्या होगा? फिर 3 का मल्टीप्लाई हो गया, 81R होगा। आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। कर लोगे? अब तुम कह रहे होगे कि सर इसका CHD लिख दो। तुम क्या कहोगे कि सर इसका CHD लिख दो। तो देखो अब मैं इसका CHD लिख रहा हूं, अच्छे से देखिएगा, ठीक है बच्चों। CHD, सबसे पहली बात टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट हमें क्या बताता है? वो ये बताता है कि कोई भी रिएक्शन 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर कितने गुना बढ़ेगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बस टेम्परेचर डिफरेंस ये ना लिखो, नहीं कंफ्यूजन आ सकता है। ये देखो अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये बताता क्या है, मैं ये बता देता हूं। इसकी डिफिनीशन लिख देता हूं। इसका मतलब क्या है? ये क्या बताता है कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर कॉफिशिएंट टाइम्स इंक्रीज होगा। यदि इसकी वैल्यू क्या है? 3 है, तो हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने पर रिएक्शन 3 टाइम्स इंक्रीज होगा। यदि इसकी वैल्यू क्या है? 2, तो हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन दुगना इंक्रीज होगा। ठीक है, इसकी मतलब क्या है? अब इसका फार्मूला क्या है? मैंने आपको बताया ln म्यू टी बराबर EA/R 1/T माइनस 1/T प्लस 10। ये इसका फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है। क्लियर हो गया? अब मान लो कहीं क्वेश्चन ऐसा है, अब देखो वो जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था वो लिख के दे रहा हूं। मान लो कि कहीं क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, कि आपको टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू दी है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू आपको दी है कि किसी रिएक्शन का टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो है ये है म्यूटी। गौर सुनते जाइएगा। और टेम्परेचर जो इंक्रीज किया गया है, टेम्परेचर राइज वो किया गया है T1 केल्विन से लेके T2 केल्विन तक। तो बताओ हाउ मैनी टाइम्स
हाउ मैनी टाइम्स रेट इंक्रीजेस। तो ये कैसे निकालोगे? अब मैं डायरेक्ट जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसको मैं डायरेक्ट उसमें लिख रहा हूं, अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिख रहा हूं। तो वो हमेशा जानते हो कितना आएगा? ये आएगा यूटी की पावर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स। अब आप चेक करो, मैंने यही लिख रखा है। डेल्टा टी क्या है? T2 माइनस T1। डेल्टा टी क्या है? T2 माइनस T1। आप चेक करना, मैंने यही लिख रखा है। अभी मैं करके भी दिखाता हूं। डेल्टा टी क्या है? T2 माइनस T1। डायरेक्ट आप कर सकते हो क्या? यदि किसी रिएक्शन का टेम्परेचर कॉफिशिएंट म्यूटी है, तो यदि उस रिएक्शन का टेम्परेचर T1 से लेके T2 तक बढ़ाया जाता है तो रेट कितने गुना बढ़ेगा? तो म्यूटी की पावर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 10, म्यूटी की पावर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स। आप चाहो तो पीछे वाले क्वेश्चनों को करके देख सकते हो। अब मैं देखो आपको मैंने ये जो चीज बताई है इसको मैंने क्या किया, कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि हो सकता है 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आप भूल जाओ कि यार सर ने किस तरह का कॉन्सेप्ट बताया था। तो आपका रिटन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में आएगा। अब देखो मैं इसको लगा के दिखाता हूं। मेथड नंबर 3 लगा के दिखाता हूं। म्यूटी की वैल्यू कितनी दी है? 3। टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है? 55 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 10। अब 55 माइनस 15 कितना हुआ? 40 डिवाइडेड बाई 10 कितना हुआ? 4। ये देखो पुराने रेट का 3 की पावर 4 टाइम आएगा। यही आ रहा था। आप पीछे वाले क्वेश्चन में आ जाओ, इसमें चेक कर लो। अब देखो टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना है? 2। टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई 10। अब देखो क्या आया? 2 की पावर 9 टाइम्स आ गया है। 2 की पावर 9 टाइम्स आ गया। बात समझ पाए? तो इससे क्या होगा? इससे आपको याद रहेगा। ये देखो कर लोगे? कर लोगे? सब लोग कर लेंगे? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भैया? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कर लोगे? देखते ही क्वेश्चन निपटा दोगे? देखते ही क्वेश्चन निपटा दोगे? अच्छा, तो जब जिद कर रहे हो तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखो क्या है। ठीक है, देखिए रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड 45 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज 2:1। कैलकुलेट, या ऐसे हाउ मैनी टाइम्स रेट increases when temperature rise, when temperature rise, ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ए 6 टाइम, बी 8 टाइम्स, सी 2 टाइम्स, डी 4 टाइम्स, ई कैन नॉट कैलकुलेट। हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, मतलब डाटा कुछ इनसफिशियंट है। बताओ, सब लोग बताइए कैसे आएगा?
आंसर बताओ, आंसर बताइए, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या डाटा इनसफिशिएंट है, या डाटा इनसफिशिएंट है? तो देखो, आपको दिया क्या है, आपको दिया है के 45 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई के 35 डिग्री सेंटीग्रेड का रेशियो कितना दिया है, 2:1 है। बच्चा कह रहा है सर ऑप्शन रॉन्ग है। अरे बेटे, अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग जो है ना वो गड़बड़ है। ये जो चीज है यही तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। मैंने डायरेक्ट टेम्परेचर कॉफिशिएंट ना लिख के उसकी डिफिनीशन लिख दी है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज, भाई टेम्परेचर कॉफिशिएंट का फार्मूला क्या है, के टी प्लस 10 अपॉन के टी की वैल्यू 35 डाल दी है, तो ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट ही तो दिया है। अब मैंने 2 ना लिख के 2:1 लिख दिया है, जैसे तुम्हें परेशान कर सकूं, तुम्हारे जैसे बच्चों का, ठीक है, सिलेक्शन ना हो, उसके लिए लैंग्वेज सेट कर सकूं, उसके लिए लैंग्वेज सेट कर सकूं। भाई टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस का रेट कांस्टेंट का रेशियो, वही तो लिखा है। इसका मतलब वो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ही दिया है। अब इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया है म्यू टी की पावर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 10। म्यू टी की वैल्यू ये है, अब डेल्टा टी ये है डिवाइडेड बाई 10, तो ये 4 आ गया, और 4 का मतलब हुआ 16 टाइम्स आ गया। अब 16 टाइम्स कोई, अच्छा 16 टाइम, अरे भाई तुम देखते नहीं हो, देखो यहां 1 लिखा है, दिखा, देखो यहां 1 लिखा है, दिखा आपको? अरे भाई दिखा कि नहीं दिखा, बस मैच कर गया, दिखा कि नहीं दिखा? अरे भैया मुंह धो के बैठो, दिखेगा क्यों नहीं, देखो दिख गया अब आप सबको। तो आंसर क्या आ गया, ऐसे निकाल लिया, ठीक है, बात बात समझ गया ना? ऑप्शन थोड़े गलत बने थे तो ऑप्शन सही कर दिया, ठीक है। चलो अब ये काम तुम कर लोगे। अब हम पढ़ते हैं सेकंड लास्ट हेडिंग। सेकंड लास्ट हेडिंग क्या, कैलकुलेट, कैलकुलेट नहीं, डिटरमाइन, डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन व्हेन रिएक्शन मैकेनिज्म इज गिवन। अब जरा देखो, मैंने आप सब बच्चों को बताया था, मैंने आप सभी बच्चों को बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये दोनों एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। रेट लॉ एक्सप्रेशन एक एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, जिसकी वजह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी एक एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है। आप इनको जब तक नहीं निकाल सकते जब तक कोई डाटा ना दिया जाए। तो मैंने एक पढ़ाया कि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो यदि के की यूनिट दी जाए। दूसरा मैंने पढ़ाया कि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो यदि आपको कंसंट्रेशन और रेट में रिलेशन दिया जाए। तीसरा मैंने पढ़ाया कि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो यदि ग्राफ दिए जाए। क्यों? जीरो ऑर्डर के अलग ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर के अलग ग्राफ है, सेकंड ऑर्डर के अलग ग्राफ है। अब मैं पढ़ा रहा हूं कि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो यदि आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म दी जाए। आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो यदि आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म दी जाए।
इसके दो मेथड है, इसके दो मेथड होते हैं बच्चों निकालने के। एक मेथड को बोला जाता है, एक मेथड को बोला जाता है स्लो स्टेप मेथड, स्लो स्टेप मेथड, और एक मेथड को बोला जाता है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो हमारे सिलेबस में ये वाला मेथड नहीं है, ये वाला मेथड है। हम जितने भी क्वेश्चन है इस मेथड से निकालते हैं, इस मेथड से नहीं निकालते हैं। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड है मगर हम उसको यूज नहीं करते, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में है स्लो स्टेप मेथड। अब ये क्या होता है, कैसे निकाला जाता है? हाँ, सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ाएंगे बेटा। नहीं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारे सिलेबस में, पढ़ाएंगे। अभी मैंने कहा ना ये सेकंड लास्ट है। देखो आपको सब पढ़ाऊंगा, जब चैप्टर खत्म होगा तो हर हेडिंग हो जाएगी। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोग ये पढ़ेंगे स्लो स्टेप मेथड। अब स्लो स्टेप मेथड किस तरह से काम करता है जरा देखना, अच्छे समझना, क्योंकि जब इसका क्वेश्चन आता है तो बच्चे गलत करते हैं, थोड़ा टफ माना जाता है बच्चों के लेवल पे, है ना। अब जो बच्चों के लेवल पे टफ है वो हमारे लेवल पे भी टफ है, मतलब जब मैं रहाऊंगा तो मुझसे भी नहीं हो रहा होगा या मुझे भी तकलीफ होती होगी, ये ध्यान रखिएगा। आप सभी बच्चे ये ध्यान रखो कि सर्वेश दीक्षित तुम्हारे बीच में बैठा हुआ लड़का है, बस तुमसे कभी तेज नहीं हो सकता वो, ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। और फिर सोचना कि यदि मैं यहां खड़ा हूं इसका मतलब तुम सब में हमसे 100 गुना ज्यादा काबिलियत है, तुम कहीं पर भी खड़े हो सकते हो, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी, इतना, ठीक है। तो आप गौर से इस बात को जरा समझो कि ये कैसे होता है। अब मैं आपको इसको समझाता हूं। देखिए बच्चों, स्लो स्टेप मेथड में दो तरह की मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है। स्लो स्टेप मेथड, आपके सिलेबस में दो तरह की मैकेनिज्म है। जो आपका सिलेबस है मतलब नीट का सिलेबस है, दो तरह की मैकेनिज्म है। कौन कौन सी तरह की मैकेनिज्म है जो आपके सिलेबस में है? जितने भी क्वेश्चन आपने देखे हैं ये सिर्फ यही दो तरह की हैं। पहला, फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप, स्लो स्टेप, वो मैकेनिज्म जिनका पहला स्टेप ही स्लो स्टेप है। दूसरा, वो मैकेनिज्म जिनका सेकंड स्टेप स्लो स्टेप है। सेकंड स्टेप इज स्लो स्टेप। मैकेनिज्म कुछ भी हो, आपको सिर्फ स्लो स्टेप देखना है कौन सा है। ऐसी मैकेनिज्म जिनका पहला स्टेप स्लो है और ऐसी मैकेनिज्म जिनका दूसरा स्टेप स्लो है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं, जैसे आप देख पाओ और समझ पाओ। देखो पूछा क्या गया है, करना नहीं है, मैं जब पढ़ा दूं तब करना है। ए केमिकल रिएक्शन प्रोसीड इनटू द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप, फास्ट है, सेकंड स्टेप स्लो है। देखो पहला तो स्लो नहीं है, सेकंड स्लो है, मतलब ये दूसरी कैटेगरी का है। अब ये क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन है, ये भी दूसरी कैटेगरी का है। फर्स्ट स्टेप फास्ट है, सेकंड स्टेप स्लो है, ये भी दूसरी कैटेगरी का है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे टैकल किया जाता है ये बताऊंगा, ठीक है, ये बताऊंगा। अब कैसे करते हैं जरा गौर से समझो। जैसा जैसा मैं बताता जाऊंगा हर बच्चा वैसे ही क्वेश्चन को टैकल करेगा, नहीं तो फंसेगा वो, नहीं तो फंसेगा। यदि फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है तो क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, सेकंड स्टेप स्लो स्टेप है तो क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, समझना। पहले, सबसे पहले जिस ऑर्डर में मैं बता रहा हूं उसी ऑर्डर में करिएगा। पहला, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले सेलेक्ट स्लो स्टेप,
सबसे पहले क्या करोगे, स्लो स्टेप सेलेक्ट करोगे कि भाई स्लो स्टेप है कौन सा पूरी रिएक्शन में। सबसे पहले क्या करोगे, ये सेलेक्ट करोगे कि स्लो स्टेप है कौन सा। मैं साथ साथ में एक क्वेश्चन भी कराता जा रहा हूं, मैं साथ साथ में एक क्वेश्चन भी कराता जा रहा हूं, है ना, जैसे आपको समझ में आता जाए कि यार सर जो बता रहे हैं वो करना कैसे है। गौर से देखिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लिख देता हूं, मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लिख देता हूं। ये देखो, ये क्वेश्चन है, मैकेनिज्म है अपने हाथ में, चाहे जो बना लो, ठीक है। ये एक रिएक्शन है, अब इसकी मैकेनिज्म ये है, इसकी मैकेनिज्म ये है, O3 ब्रेक होता है ऐसे, ये मैंने लिख दिया स्लो स्टेप और इसको कह दिया K1। फिर मैंने कहा ये ऐसे होता है जो बहुत फास्ट और रैपिड होता है, ये फास्ट, ये मैकेनिज्म लिखी हुई है, देख लो। अब मैं पूछ रहा हूं राइट सेलेक्ट या राइट, सेलेक्ट करेक्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन। पहला ऑप्शन अभी मैं लिख दे रहा हूं, कैसे होगा, कौन सा आंसर होगा, ये आप आराम से मैच करिएगा सारे बच्चे, है ना। अभी तो मैं सिर्फ आपको लिख दे रहा हूं, ऑप्शन देना हमारा काम है, तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ये देखो, मैंने आपके लिए क्वेश्चन ड्रा किया है, सब लोग समझ ले, अरे प्रभु मार खाओगे, कौन है पासा, कोलिजन थ्योरी भी पढ़ाऊंगा यार, पहले पढ़ाने दो भैया, कोलिजन थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, पहले ये तो पढ़ाने दो। अब तुम्हें ये नहीं पता था कि ये कोई सब टॉपिक होता है, तुमने इसके क्वेश्चन देखे होंगे मगर तुम्हें ये नहीं पता होगा कि ये सब टॉपिक है, तो इसको पहले पढ़ा लेने दो यार, है ना। मैं बहुत अच्छे रिदम में चल रहा हूं, उसको ब्रेक मत करो। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब जैसा जैसा मैं लिखता जा रहा हूं वैसा वैसा आप करते जाइएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, यदि फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप हो तो पहले ये देखो किस कैटेगरी की है, पहला स्टेप स्लो है या दूसरा स्टेप स्लो है, सब बच्चे बताएं। ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का है, ये मैकेनिज्म किस कैटेगरी की है, पहले स्टेप स्लो वाली है कि दूसरे स्टेप स्लो वाली है। देखो पहला स्टेप स्लो है, तो पहला काम हो गया, सेलेक्ट स्लो स्टेप, हमें पता चल गया कि पहला स्टेप स्लो है ना। अब देखो करते क्या है, पॉइंट नंबर 2, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन स्लो स्टेप, उस स्लो स्टेप का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो। आपने सेलेक्ट कर लिया कि स्लो स्टेप कौन है, अब उस स्लो स्टेप का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो। ये स्लो स्टेप है, हर स्लो स्टेप मैकेनिज्म का हर स्टेप एलिमेंट्री स्टेप होता है, ध्यान रखना, उसका कोई सब स्टेप नहीं होता है। जैसे ये एक एलिमेंट्री स्टेप है, ये भी एलिमेंट्री है, इनका कोई सब स्टेप नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई स्टेप से मिलके बनी है, मगर मैकेनिज्म के स्टेप का कोई सब स्टेप नहीं होता, इसलिए मैकेनिज्म के जितने भी स्टेप हैं वो सब एलिमेंट्री हैं। अब इसका आप रेट लॉ कैसे लिख सकते हो, तो कैसे लिख सकते हो, क्योंकि ये एलिमेंट्री है तो लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, रेट इक्वल टू के की वैल्यू क्या है K1,
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर कॉफिशिएंट। क्यों? क्योंकि ये सब एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर कॉफिशिएंट, कंसंट्रेशन कितना है O3 और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है 1। इसका मत लिख देना, क्या लिखा गया है पढ़ लो। राइट रेट ला एक्सप्रेशन ऑफ स्लो स्टेप। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मत लिख देना, स्लो स्टेप का लिखना है। लिख गया? चेक करो, चेक करो। सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? क्लियर है? यस, राइट रेट ला एक्सप्रेशन ऑफ स्लो स्टेप। यस, अब जरा देखो, यदि यदि जो आपने रेट ला एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है, गौर से देखो वो क्या लिखा है, रेट इक्वल टू K1 O3 की पावर 1 लिख गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगला स्टेप, स्टेप नंबर 3, राइट रेट ऑफ रिएक्शन in term of individual rate, देखो अब रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिविजुअल रेट के टर्म में लिखो। तो आपको मैंने सबसे पहली क्लास में पढ़ाया है कि रेट ऑफ रिएक्शन को आप क्या क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्टेंट -1/2 रेट ऑफ O3 लिख सकते हो कि नहीं, प्लस 1/3 रेट ऑफ O2, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, बताओ, लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब रेट की जगह आप ये भी डाल सकते हो। तो कभी वो ऑप्शन ऐसे लिख के देगा, कभी वो ऑप्शन ऐसे लिख के देगा कि भाई इसकी रेट ला एक्सप्रेशन ये है, कभी वो ऑप्शन ऐसे लिख के देगा। तो आप कहोगे कि यार पता नहीं कैसे लिख रहा है, कौन सा आंसर सही है, ये सारे आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। डिफरेंस क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में इक्वेशन को लिखा गया है, ये रेट ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में इक्वेशन को लिख दिया गया है, और ये रेट ऑफ प्रोडक्ट के टर्म में लिख दिया गया है। तो वो आपको फंसाने के लिए हो सकता है ये ऑप्शन दे, हो सकता है ये ऑप्शन दे दे, हो सकता है ये ऑप्शन दे दे। इसी वजह से मैंने सारे ऑप्शन पहले लिख के दिखाए हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, सारे आंसर हैं। ओ डी आंसर। तो यदि फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता है, यदि फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता है। पहले देख लो कि कौन सा स्टेप स्लो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, रेट ला एक्सप्रेशन स्लो स्टेप का लिख दो, फिर उस रेट ला एक्सप्रेशन को इंडिविजुअल स्टेप के फॉर्म में लिख दो और ऑप्शन मैच कर लो, बस हो गया, ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन ठीक है मैच कर लो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है भाई, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पूछ सकता है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, वो ये भी पूछ सकता है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना निकल के आ गया 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना निकल के आ गया 1। तो वो पूछ कुछ भी सकता है। अच्छा आपने कहा सर ये क्वेश्चन आपने किया है, हमने थोड़ी किया है, आप एक क्वेश्चन हमें दो तो मैं निकाल लो। देखिए 2 N2O5 gives 2 NO2 plus
4NO2 प्लस O2। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म है ऐसे, N2O5, ठीक है, ब्रेक हो रहा है 2NO2 प्लस O2। हर एलिमेंट्री स्टेप, ध्यान रखना, हर मैकेनिज्म का हर स्टेप एक एलिमेंट्री स्टेप होता है। ठीक है, सॉरी यार, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। दूसरा 1/2 तीसरा चौथा ये देखो, अब आप बताओ कौन सा सही है। ये ऋषि, बेटा ऋषि, बैच के अंदर लड़के लड़कियां ये सब कुछ नहीं होता है, सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट है ना। तो ये अपने दिमाग की जो खुरापात है इसको बाहर निकाल के फेंको और अच्छे से क्वेश्चन पे ध्यान दो। ठीक है, मैं कभी भी गर्ल्स बॉयज ऐसा कुछ बोलता हूँ? सारे बच्चे हैं और सारे स्मार्ट हैं, सारे अच्छा पढ़ते हैं, सारे, मेरे रूल सबके लिए बराबर है। हाँ बताओ भाई, बताओ भाई। अच्छा स्लोवेस्ट और फास्ट स्टेप लिखना तो भूल ही गया। बताओ, करो। सबसे पहला स्लो स्टेप सेलेक्ट करो, सबसे पहले स्लो स्टेप सेलेक्ट करो। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, इसका मतलब इस तरह से क्वेश्चन को करना है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। पहला स्टेप स्लो स्टेप है तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है कि स्लो स्टेप सेलेक्ट करोगे और रेट ला एक्सप्रेशन लिखोगे, फिर रेट ला एक्सप्रेशन को, फिर रेट ला एक्सप्रेशन को इंडिविजुअल रेट के टर्म में लिखोगे और फिर देखोगे क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या ऑप्शन मैच है। बताइए, आंसर मोर देन वन भी हो सकता है। एक ऑप्शन और लिख देता हूं, एक ऑप्शन और लिख देता हूं, ए एंड बी बोथ करेक्ट। बातों बातों में एक ऑप्शन लिखना भूल गया। ए एंड बी बोथ करेक्ट। अब देखो यार, हमने क्या किया, स्लो स्टेप सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हो गया। स्लो स्टेप पहला स्टेप है, तो अब हमें पहले स्टेप वाले रूल के हिसाब से करना है। क्या करना है कि यदि पहला स्टेप स्लो स्टेप है तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, रेट इक्वल टू के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर, पावर क्या है उसका कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट कितना है 1। अब रेट को इंडिविजुअल रेट के टर्म में लिखो। इंडिविजुअल रेट क्या है, 1/2 रेट ऑफ ये, चलो पूरा लिख दो, रेट ऑफ N2O5 या 1/+1/4
रेट ऑफ NO2 या प्लस 1 रेट ऑफ O2, वो कुछ भी लिख सकता था। अब रेट की जगह ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। तो अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ 1, तो ये सही है। अब रेट की जगह उन्होंने ये डाल दिया तो ये भी सही है। रेट की जगह क्या डाल दिया, ये डाल दिया, मगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, 2 नहीं है, इसलिए ये गलत है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, 2 नहीं है, इसलिए ये गलत है। तो आंसर क्या है, ये आ गया। आंसर क्या है, ये आ गया। सही है, सही है। बच्चे सोच रहे होंगे सर इजी तो है, इजी है, ये वाला टफ है। हाँ बेटा कर देंगे, बहुत जल्दी कर देंगे, ये वाला टफ है। अब देखो इसमें क्या करना होता है, देखो पहले रूल सेम है, सेलेक्ट स्लो स्टेप। सेकंड वाले में भी आपको स्लो स्टेप सेलेक्ट करना है। दूसरा पॉइंट, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ स्लो स्टेप। आप चेक करो दूसरा स्टेप भी सेम है। देखो यहां पर जो लिखा है वही यहां पर लिखा है, चेक कर लो। तीसरा स्टेप चेंज है, क्या है, अब गौर से समझो। रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है उसमें दिक्कत क्या है, देखो दूसरा स्टेप हो गया, अब यहां तीसरा स्टेप भी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, अब मैं इसका एक क्वेश्चन साथ में करके दिखाता हूं। एक क्वेश्चन साथ में हम लोग करके दिखाते हैं, है ना। जैसे ये लिखा है, इसको करते भी जाते हैं, इसको करते भी जाते हैं। अब देखो पहला रूल क्या है, सेलेक्ट करो कि कौन सा स्टेप स्लो स्टेप है। देखो ये सेकंड नंबर स्टेप स्लो स्टेप है, सेलेक्ट हो गया। इसका रेट ला एक्सप्रेशन लिखो, तो रेट ला एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, x की पावर 1 b की पावर 1, जो कॉफिशिएंट है वही ऑर्डर में आएंगे। यहां तक ठीक है, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं। सेकंड स्टेप स्लो स्टेप है, मैंने रेट ला एक्सप्रेशन लिख दिया। देखो आप, अब यहां पे अब यहां पे गड़बड़ क्या है, अब मैं समझाता हूं। देखो इसकी रिएक्शन, वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है मैं बताता हूं। इसकी मेन इक्वेशन गायब है, इसकी मेन इक्वेशन गायब है। इनको मेन इक्वेशन भी लिखनी चाहिए थी कि भाई मेन इक्वेशन है क्या। इसकी मेन इक्वेशन गायब है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, मैं इसको एडिट कर देता हूं। इसकी मेन इक्वेशन बच्चों ये है, 2a + b = प्रोडक्ट, जो मुझे समझ में आ रहा है जैसा क्वेश्चन है। इसकी मेन इक्वेशन ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है। यदि आप मेन इक्वेशन नहीं दोगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन रिएक्टेंट है कौन इंटरमीडिएट है ना। देखें जरा दूसरा क्वेश्चन देखें। अरे यार जिसने भी ड्रा किए हैं गड़बड़ ड्रा किए। मैं लिख के देता हूं यार, इस क्वेश्चन को अभी मत करो आप, नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा आपको। मैं लिख के देता हूं, है ना। क्वेश्चन ड्रा थोड़ा सा गड़बड़ किया गया है, मैं लिखता हूं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। देखना जो क्वेश्चन मैंने शुरुआत में लिखा था ना, ये वाला, ये क्वेश्चन, अब इसी का दूसरा फॉर्मेट लिखता हूं। मैं लिख रहा हूं, हाँ आप लोग परेशान ना हो। उन दोनों क्वेश्चनों में थोड़ी सी एरर है। ये देखो एक रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म आपको ये दी गई है, O3 ब्रेक हुआ ऐसे, ये फास्ट स्टेप है। भाई क्वेश्चन तो हम लोग बना रहे हैं ना, कुछ भी बना लो। ये ऐसे,
और ये स्टेप स्लो स्टेप है। इसको मैंने इसके कांस्टेंट, ठीक है, इसका कांस्टेंट K1 बोला गया है, इसका कांस्टेंट K2 बोला गया है। अब मैं कह रहा हूं सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। अब तो एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता कि क्या आंसर बनना होगा, ठीक है। तो मैंने एक इक्वेशन लिखी, ये एक इक्वेशन लिखी, ये एक इक्वेशन लिखी मैंने, ये एक इक्वेशन लिखी नन ऑफ दिस। ये देखो भाई, आप मेन रिएक्शन नहीं दोगे तो हम कैसे गेस करेंगे कि रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, इंटरमीडिएट कौन है ना। तो वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हुआ ना, मतलब उसमें डाटा आपको थोड़ा और देना चाहिए था। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखो ये रिएक्शन लिखी है, ये उसकी मैकेनिज्म लिखी, ये ऑप्शन लिखे। हमारा पहला रूल क्या है, स्लो स्टेप सेलेक्ट करो। पहला रूल क्या है, दोनों में पहला रूल क्या था, स्लो स्टेप सेलेक्ट करो। तो स्लो स्टेप सेलेक्ट हो गया। कौन सा स्टेप स्लो स्टेप है, सेकंड स्टेप स्लो स्टेप है, सेकंड स्टेप स्लो स्टेप है। फिर क्या है, रेट ला इक्वेशन लिखो। अब देखो मैंने इसकी रेट ला इक्वेशन लिखी, अब आप सबको पता चलेगा कि गड़बड़ क्या है। तो रेट ला इक्वेशन ये आई, यही आएगी भाई, K2, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर क्या, उसका कॉफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर क्या, उसका कॉफिशिएंट। अब देखो जो ये रेट ला इक्वेशन है, ये नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, जरा देखो, आप बताओ, गौर सुनना। ओ हमारा क्या है, क्या ओ हमारा प्रोडक्ट है या ओ हमारा रिएक्टेंट है, बताओ क्या है। इस मैकेनिज्म में ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक इंटरमीडिएट है। चेक करो, ना तो वो रिएक्टेंट है ना वो प्रोडक्ट है, वो जितना बनेगा उतना खत्म भी हो जाएगा। यहां पे ओ बना, यहां पे ओ खत्म हो गया। तो रेट ला एक्सप्रेशन कभी इंटरमीडिएट के टर्म में नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन चेंज थोड़ी होता है, जितना वो बनता है उतना वो खत्म भी हो जाता है, उसका नेट कंसंट्रेशन चेंज तो जीरो है। तो रेट ला एक्सप्रेशन कभी भी इंटरमीडिएट के टर्म में नहीं लिखते हैं, और यदि लिख जाए तो उसका चेंज करते हैं, उसकी वैल्यू को निकालना पड़ता है। अब ये रेट ला एक्सप्रेशन देखो इंटरमीडिएट के टर्म में लिख गया है, ऑक्सीजन एक इंटरमीडिएट है, इसलिए ये फाइनल रेट ला एक्सप्रेशन नहीं है, इसको अभी हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ओ इंटरमीडिएट है। तो अब यहां पर चेंज करना पड़ेगा। तो अब देखो स्टेप नंबर 3, अब मैं लिख रहा हूं, जरा समझिए। रेट ला एक्सप्रेशन इंटरमीडिएट के टर्म में नहीं लिखा जाता, नहीं, ठीक है, लिखा जाता है। हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इंटरमीडिएट की वैल्यू, इंटरमीडिएट की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट स्टेप से,
फर्स्ट स्टेप से निकाल कर रेट लॉ एक्सप्रेशन में पुट करनी होगी, पुट करनी होगी। ये देखो जरा समझो, रेट लॉ एक्सप्रेशन इंटरमीडिएट के टर्म में नहीं लिखा जाता है, तो यार अब क्या करोगे, तो उसकी वैल्यू निकालोगे और वो वैल्यू हमेशा फर्स्ट स्टेप से निकलेगी, जो पहला स्टेप है। रेट लॉ एक्सप्रेशन इंटरमीडिएट के टर्म में नहीं लिखा जाता है, तो हमें इंटरमीडिएट की वैल्यू फर्स्ट स्टेप से निकाल कर रेट लॉ एक्सप्रेशन में पुट करनी होगी। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसकी वैल्यू निकालोगे ओ की। अब देखो ओ की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन क्या है, अच्छा इंग्लिश में भी लिख दूंगा, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या है, ये। अब ये देखो इक्विलिब्रियम लिखा है, चेक करो, ऑलवेज फर्स्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम होगी। जब सेकंड स्टेप स्लो होगा ना, तो पहली इक्वेशन इक्विलिब्रियम में दी होगी। जब सेकंड स्टेप स्लो होगा तो हमेशा ध्यान रखना पहली इक्वेशन इक्विलिब्रियम में दी होगी। ये देखो इक्विलिब्रियम में दी है। अब हम इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल देंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्होंने दे रखा है के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैंने O की वैल्यू निकाल ली। देखो O की वैल्यू क्या है, K1 O3 डिवाइडेड बाई O2। आई कि नहीं आई, चेक करो। जब सेकंड स्टेप स्लो स्टेप होगा तो क्वेश्चन लेंथी भी होगा, टफ भी होगा। क्यों, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन इंटरमीडिएट के टर्म में आएगा, तो उस इंटरमीडिएट की वैल्यू हमें पहले वाले स्टेप से निकालनी पड़ेगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाकर। ये देखो, अब इसको जाके इसमें पुट करो ओ की वैल्यू। अब हमारे पास फाइनल रेट इक्वेशन आई है, तो जब मैंने इसकी वैल्यू पुट की तो देखो ये ऐसे आ गया, ये देखो ऐसे। तो ये क्या आ गया, K1 K2 O3 की पावर 2 और O2 की पावर -1। अब आप चेक करो, इसमें कोई रिएक्टेंट नहीं है, सॉरी इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं है, या तो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है। O3 हमारा रिएक्टेंट है, O2 हमारा प्रोडक्ट है। नहीं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। आप चाहो तो इसकी मैं यहां लिख देता हूं, जैसे कंफ्यूजन ना हो। मैंने यहां इस के को रेट कांस्टेंट नहीं माना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट माना है। ये लो मैं लिख देता हूं, जैसे कंफ्यूजन ना हो कि मैंने इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट माना है, इसलिए मैंने वहां इक्विलिब्रियम लिख दिया है, ठीक है। इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा कि सर ने रेट कांस्टेंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कह दिया। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये देखो। तो अब आप समझे, जब सेकंड स्टेप वाला होगा तो बड़ा होगा। अभी भी क्वेश्चन बाकी है, रेट को इंडिविजुअल रेट के टर्म में लिखोगे, ये भी तो लिखना बाकी है कि रेट को इंडिविजुअल रेट के टर्म में लिखोगे। अब स्टेप नंबर लास्ट, वो मैं अगले पेज पे लिखता हूं। वो क्या है, स्टेप नंबर 4, रेट ऑफ रिएक्शन को
इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के टर्म में लिखो, प्रोडक्ट के टर्म में लिखो। बात समझ पाए? अब जाके क्वेश्चन खत्म हुआ है। तो जब इसका क्वेश्चन आएगा तो बड़ा भी होगा, लेंदी भी होगा, टफ भी होगा, आसान नहीं होगा। अब इसके ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। अब ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। नन। देखो ये ऑप्शन सही है। इस पूरे के को के माना जा सकता है। ये दोनों के है ना, तो इन दोनों के का मल्टीप्लाई के मान लिया कि भाई ये कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई भी एक कांस्टेंट होगा, तो ये ऑप्शन लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक कांस्टेंट होगा। यदि डायरेक्ट ऐसा लिखा होता तो सबसे अच्छा है। वो ऐसा नहीं लिख रहा है तो भी आंसर ठीक है कि उसने दो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोई के मान लिया होगा। अब आप इस क्वेश्चन पे आओ। अब आप समझ पाए थे मैंने क्यों कहा कि ये क्वेश्चन गड़बड़ है? क्योंकि कैसे पता चलेगा कि एक्स इंटरमीडिएट है कि बी इंटरमीडिएट है? कैसे पता चलेगा, है ना? तो यहां पर वो रिएक्शन है। अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। मैंने आपको रिएक्शन दे दी है, फाइनल रिएक्शन, मेन रिएक्शन ये है, मेन रिएक्शन ये है। अब आप करो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब इस क्वेश्चन को करो, आंसर बताओ। सबसे पहले क्या सेलेक्ट करोगे? स्लो स्टेप। सेकंड स्टेप स्लो स्टेप है। फिर क्या लिखोगे? रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो भाई रेट लॉ एक्सप्रेशन ये आया। अब क्या करोगे? इंटरमीडिएट की वैल्यू निकालोगे। इंटरमीडिएट कौन है? एक्स। क्यों? पहले स्टेप में बना है, दूसरे स्टेप में यूज हो रहा है, तो x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू कैसे निकालोगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। इक्वल टू x अपॉन कंसंट्रेशन। तो x की वैल्यू निकल के आ गई ये इसको जाके यहां रख दोगे, तो k इंटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू a की पावर 2b। अब इस पूरे को एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हो। यदि इस फॉर्मेट में ऑप्शन नहीं दिए हैं तो ऐसा आंसर आएगा। अब ऐसा आंसर देखो कहां लिखा है, डी लिखा है। ये आंसर है, ये आंसर है। बात समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन किया जाएगा? सेकंड स्टेप स्लो होगा तो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में इंटरमीडिएट आएगा ही आएगा, और उस इंटरमीडिएट की वैल्यू आपको ऊपर से निकालनी ही पड़ेगी। बच्चा कह रहा है सीएचडी लिख दो। बेटा ये पूरा सीएचडी ही लिखा है, ये पूरा सीएचडी ही लिखा है, ये पूरा सीएचडी है, ये पूरा सीएचडी ही लिखा है, ये पूरा सीएचडी ही लिखा है। अब इस क्वेश्चन को करिए। अब इसमें देखो इसने K1 K2 के फॉर्म में दे दिया है। इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो, ये कुछ नहीं है। अब इस क्वेश्चन को करिए सब लोग। कंसीडर द रिएक्शन A से विल K2 2A A प्लस B गिव्स P। आंसर बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो ये इंटरमीडिएट है क्योंकि ये रिएक्शन में बनना है, फिर यहां पे खत्म हो रहा है। तो पहले क्या है? स्लो स्टेप सेलेक्ट करो। स्लो स्टेप हमारा क्या है? सेकंड स्टेप है। उन्होंने लिख दिया है ए इज ए इंटरमीडिएट। ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से बताया गया है, उन्होंने खुद लिख दिया है कि ए इंटरमीडिएट है। अब पहले क्या करोगे? स्लो स्टेप सेलेक्ट करोगे। स्लो स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है।
फिर उसका रेट ला एक्सप्रेशन लिखोगे, ये आ गया। अब इसमें इंटरमीडिएट कौन है? ए की वैल्यू निकालोगे ऊपर वाली इक्वेशन से। कैसे निकलेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया K2 इंटू ये। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? ये अंडर रूट में हो जाएगा और ये भी अंडर रूट में हो जाएगा। ए की वैल्यू यहां डाल दो। तो जब ए की वैल्यू डाल दोगे तो भाई K1, अच्छा इसको K1 कहा गया है, K1 K2 की पावर 1/2, ए की वैल्यू है A2 की पावर 1/2 और बी ये आंसर आ रहा है। अब देखो इस बार इसने K1 K2 के फॉर्म में ऑप्शन दिए हैं, तो जब K1 K2 के फॉर्म में दिए तो हम इसको K नहीं मानेंगे, ऐसा ही लिखा रहने देंगे। अब देखो कहां आंसर है, ये आंसर है K1 K2 की पावर 1/2 A2 की पावर 1/2 बी है। यस, ये देखो कल की क्लास में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। कल मैं पढ़ाऊंगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, कोलिजन थ्योरी किसे कहते हैं। इसके बाद जो भी छोटा मोटा मिसलिनियस बचा होगा वो, या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो कल ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और फिर एक नया चैप्टर चालू होगा, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। तो कल ये चैप्टर अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 सब हेडिंग है और वो दोनों सब हेडिंग मेरे हिसाब से 1 घंटे या 45 मिनट के अंदर हो जाएंगे। उसके बाद अगले 1 घंटे में हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे पूरे चैप्टर के। आपका काम है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सब डीपीपी लगा लो। अभ्यास डीपीपी लगा लीजिए, तेजस डीपीपी लगा लीजिए, सिद्धि डीपीपी लगा लीजिए। आपको टाइम है, आज लगाइए, कल लगाइए, मतलब थर्सडे लगाइए, फ्राइडे लगाइए, सैटरडे लगाइए, संडे लगाइए। मंडे को नया चैप्टर चालू करूंगा और आप लोग कहोगे तो मंडे को मैं केमिकल काइनेटिक्स का एक टेस्ट भी ले लूंगा क्लास में, जैसे हम लोग लेते थे, जैसे हमने लिक्विड सोल्यूशन में लिया था। तो वो कल डिस्कस कर लेंगे कि कल करना क्या है। ठीक है, आप लोग अच्छे से डीपीपी लगाना शुरू कर दो। ठीक है, कल मिलेंगे।